हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन और उसकी सुपर रिवीजन करने वाले हैं हम लोग 60 मिनट्स के अंदर। इस चैप्टर के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है सो दैट कि हर एक टॉपिक आपका टच हो जाए वो भी हम इस क्लास के अंदर कर लेंगे। बहुत मज़ा आप लोगों को आ जाएगा और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया नोट्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं। इस लेक्चर के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि है भारत पंचाल सर के नाम से, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जिस डेट को ये वीडियो अपलोड हो रही है बस उस डेट में आप लोग देख लेना, आपको सेम नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको प्रीमियम नोट्स चाहिए कि हाँ यार बढ़िया से इनका प्रिंट आउट निकलवाना है तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप प्रिपेयर करो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए और एक बढ़िया बुक की सर्च कर रहे हो तो ये है तुम्हारी भारत सर की केमिस्ट्री की बुक। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो बुक है ना, जहाँ पर आपकी सारी खोज पूरी हो जाएगी। और इस बुक में अच्छी बात क्या है बेटा, बहुत बढ़िया से हमारे नोट्स हैं। लाइक इसको अगर आप देखते हो ये कलर्ड फॉर्म में है और इसके अलावा सब कुछ जो भी आपके लिए नीडेड है वो सब कुछ एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स हैं, टॉपर आंसर शीट है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और प्राइस बहुत कम रखा गया है। इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोगों को जरूर ले लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इन 60 मिनट्स। कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका आंसर भी कमेंट सेक्शन में कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम सॉल्यूशन कहते किसे हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाना और उससे एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो पूरा मिलकर एक बन चुका हो। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसको इजीली सेपरेट आउट किया जा सकता है, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो। जैसे पानी में अगर आप रेत मिलाओगे तो वो बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और अगर आप पानी में नमक मिलाओगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं, सोल्यूट जो कि स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर होता है, सोलवेंट जो कि लार्जर क्वांटिटी के अंदर होता है। जैसे कि आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, मीठा पानी बनाया, तो उधर शुगर जो है वो सोल्यूट का रोल प्ले कर रहा है और जो वाटर है वो वहां पर सोलवेंट का रोल प्ले कर रहा है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन सिंगल फेस, एक फेस होता है या तो सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस, और उसी फेस से हम लोग उसका सॉल्वेंट भी बता सकते हैं। जैसे अगर कोई सॉल्यूशन सॉलिड फेस में है तो हम बोलेंगे कि इसका सॉल्वेंट सॉलिड रहा होगा। अगर कोई सॉल्यूशन हमारा लिक्विड फेस में है तो हम बोलेंगे कि इसका सॉल्वेंट लिक्विड रहा होगा। पार्टिकल साइज इन सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स अगर है तो वो हमारे पास सॉल्यूशन की कैटेगरी में रख लिया जाता है। अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक का पार्टिकल साइज है तो उसे हम लोग कोलोइड्स बोलते हैं। अच्छा, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, लेस देन 5% सोल्यूट होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें एक अच्छा खासा अमाउंट होता है सोल्यूट का, ना के बराबर सोल्यूट हो तो डाइल्यूट, और जब अच्छा खासा अमाउंट होता है सोल्यूट का तो वो कंसंट्रेटेड। एक्वस सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा हो। नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें पानी प्रेजेंट ना हो या फिर पानी ज्यादा ना हो, ठीक है। इसके बाद बाइनरी जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो, टर्नरी जिसमें 3 कंपोनेंट हो, क्वार्टर जिसमें 4 कंपोनेंट हो, पॉली मतलब मैनी। इस चैप्टर में जनरली हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन से ही गो थ्रू होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। अगर आप इन सॉल्यूशंस के टाइप को देखो तो आपको एक चीज समझ में आ रही है। अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट गैस है, अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट लिक्विड है, अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। अब यहाँ पर सॉल्यूट आपने चेंज कर दिया, जैसे गैस ले दिया, तो इस सॉल्यूशन का अगर नाम पूछा जाएगा तो इसका नाम होगा गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। एग्जांपल कर लेते हैं गैस इन गैस का, तो एयर इसका बेस्ट एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है। लिक्विड कम हो गैस ज्यादा हो तो इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा आप फॉग बोल सकते हो, जब धुंध पड़ती है तो छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का बेस्ट एग्जांपल है स्मोक, धुआं जब उड़ता है तो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। या फिर इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जनरली हम लोग एयर के लिए वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद है गैस इन लिक्विड, कम गैस हो लिक्विड ज्यादा हो, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। या फिर आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर सकते हो, उसमें लेस अमाउंट में गैसेज होती हैं, लार्ज अमाउंट में लिक्विड होता है। लिक्विड इन लिक्विड, कम भी लिक्विड हो ज्यादा भी लिक्विड हो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। दारू जब पानी में मिला दी जाती है तो दोनों लिक्विड होती है। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल मिल्क इन वाटर भी हो सकता है या वाटर इन मिल्क भी हो सकता है। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड कम हो लिक्विड ज्यादा हो, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। गैस इन सॉलिड, जब गैस कम हो सॉलिड ज्यादा हो तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम। पैलेडियम एक मेटल होती है कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर हम लोग हाइड्रोजन गैस को चिपका देते हैं। इस एग्जांपल को कहा जाता है एडजॉर्प्शन। जब भी कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस पर चिपकता है, एक्यूमुलेट होता है, उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। और जब भी कोई गैस किसी मेटल के सरफेस पे चिपकती है तो इस केस को स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है बेटा ओक्लूजन। क्या नाम देते हैं इसको?
ओक्लूजन, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड कम हो सॉलिड ज़्यादा हो, अमलगम, अमलगम जब भी वर्ड आएगा आप समझ जाइए कि वहाँ पर मरकरी जरूर है। सॉलिड इन सॉलिड, वर्ड कम भी सॉलिड ज़्यादा भी सॉलिड, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, आपने गोल्ड देखा हो, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है बट कभी भी प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनती है, उसमें मिक्सिंग की जाती है किसकी, कॉपर की, सिल्वर की, तो वो अलॉयज है ना। तो आगे मूव करते हैं, ये क्लियर हो गया, सॉलिड इन सॉलिड, कम भी सॉलिड हो ज़्यादा भी सॉलिड हो, कॉपर कम है गोल्ड ज़्यादा है। इसके बाद कुछ कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले आ गया मास परसेंटेज, ये एक मास बाय मास कंसेप्ट है, ऊपर होगा मास ऑफ कंपोनेंट, नीचे होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं में 100। इसके बाद आता है वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसेप्ट है, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं में 100 आ जाता है। इसके बाद है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऊपर मास होगा नीचे वॉल्यूम होगा, ऊपर होगा मास ऑफ कंपोनेंट जिसकी बात की जा रही है सोल्यूट की सॉल्वेंट की, नीचे आएगा वॉल्यूम, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं में 100 आ जाता है। पार्ट्स पर मिलियन की अगर बात करें, देखिए जैसे परसेंट है, परसेंट में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में हम मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। पर मिलियन पार्ट्स के अंदर देखा जाता है, जो भी देखा जाता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट टू द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू में 10 की पावर आ जाएगा 6। इसके बाद मास फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स होता है रेशियो, ऊपर क्या आएगा मास ऑफ कंपोनेंट, नीचे क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली आप मोल फ्रैक्शन की बात कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से इसकी बात हो जाने वाली है। जैसे आपको कहीं पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके बारे में 2-3 खास बातें हैं, दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1 एंड मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अच्छा, यही मास फ्रैक्शन पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि मास बाय मास कंसेप्ट है ना, यूनिट इनकी ग्राम होंगी, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो यूनिटलेस हो जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन में हमारे पास क्या हो जाती है बेटा जी, यूनिटलेस हो जाती हैं। एक दो बातें, जैसे आपको कोई बोले कि एक सॉल्यूशन है जिसमें ए है 10 ग्राम, है ना, बी है 20 ग्राम, आपको हर एक की मास परसेंटेज निकालनी है, या बी को हम ना क्या कर लेते हैं, बी को 15 ग्राम कर लेते हैं, तो मैं आपको बोल देता हूँ मास परसेंटेज ऑफ ए। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मास ऑफ ए जो कि आपको 10 ग्राम दे रखा है, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब होता है मिक्सचर, मिक्सचर यानी कि दोनों का सम आप लोग करोगे 25, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा 40%। सिमिलरली आप मास परसेंटेज ऑफ बी भी निकाल सकते हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ बी जो कि है 15, मास ऑफ सॉल्यूशन 25, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 4 पे जाएगा, और यहाँ से 60% सेम वॉल्यूम परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, और टेंशन मत लो, हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी सिर्फ आप इनको देख लीजिए फॉर्मूलाज को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वही उसकी मोलैरिटी है। अगर आप इसके फॉर्मूला पे जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर आपको इसके न्यूमेरिकल इजीली कर ले हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा ये फॉर्मूला रहेगा, क्या, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। WB का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, MB का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1000 वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यूनिट क्या होंगी इसकी, मोल पर लीटर की लिख सकते हो, या कैपिटल M लिख सकते हो, या फिर आप मोलर भी लिख सकते हो। अगली बात पे आ जाओ, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, जैसे मोलैरिटी है, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। वो पर लीटर है, ये पर किलोग्राम है, उसमें सॉल्यूशन की बात होती है, यहाँ पर सॉल्वेंट की बात होती है। पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तो इजी फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। मतलब बता देता हूँ, इसका WB का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, MB का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और WAG का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। खास बात मैं बता देता हूँ कि जो मोलैलिटी है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहती है। ऑन दी अदर हैंड जो मोलैरिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। याद रखिए, मोलैरिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर। आगे मूव करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी कैसे याद रखा है मैंने, मोदी बाय 1 प्लस ममता बनर्जी। मोदी, देखिए मोलैरिटी अगर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैलिटी डेंसिटी 1 प्लस m, स्मॉल m मतलब मोलैलिटी, और MB का मतलब होता है मोलर मास इन किलोग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भाई सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है, सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। अब घुलनशीलता को हम समझे उससे पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है,
उसमें आप सोल्यूट मिक्स करना चाहते हो, मिक्स करोगे। अब मिक्स करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप उसमें और ज़्यादा सोल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते, वही उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। सॉरी, वही बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारे पास सैचुरेटेड बन चुका है, जब आप उसमें और ज़्यादा सोल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते हो। सोल्यूबिलिटी किसे कहा जाता है? मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो याद रखिए बेटा, इसकी सिंपल सी टेबल है, पोलर सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन पोलर एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो घुलेगा नॉन पोलर में और नहीं घुल पाएगा पोलर में। ये लिखा गया है, पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर। जो जैसा होता है वो वैसे नेचर के सब्सटेंस में घुल पाता है। नमक पानी में घुलता है क्योंकि दोनों की नेचर पोलर है। नमक बेंजीन के अंदर नहीं घुलता क्योंकि नमक पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है। पोलर किसे कहते हैं? जिसपे चार्ज अपीयर हो जाते हैं। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच बेटा जी नेगेटिव होता है, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। एक्सोथर्मिक का क्या फंडा है? जिसमें से ऑलरेडी हीट निकल रही है। अगर किसी रिएक्शन में से ऑलरेडी हीट निकल रही है और आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये उसके लिए नॉन फेवरेबल कंडीशन है ना। तो लिखा गया है सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऐसे प्रोसेस जिनको हीट की रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसे केसेस में आप लोग टेम्परेचर दोगे तो वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। ये लिखा गया है सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आगे मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलता है? हेनरी लॉ ने, देखो बेटा, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, हमने इसमें गैस डिजोल्व करानी है। अब गैस की नेचर नहीं है इसमें डिजोल्व होने की, तो मैं इस पर क्या लगाऊंगा? प्रेशर लगाऊंगा। जितना ज़्यादा प्रेशर लगता जाएगा उतनी ही गैस डिजोल्व होती जाएगी। तो यहाँ से हेनरी की पुरानी डेफिनेशन बनी थी, मास ऑफ अ गैस डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। कितनी गैस डिजोल्व होगी डिपेंड करता है कितना प्रेशर लगाऊंगा। इसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके डेफिनेशन क्या बनी? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ से बेटा जी फॉर्मूला बन गया हमारे पास, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। यहाँ से ये क्या बन गया? P इज इक्वल टू के एच एक्स बी। ठीक है, वेयर P इज पार्शियल प्रेशर, के एच इज हेनरी कांस्टेंट, एक्स बी का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। के एच के बारे में दो तीन बातें याद रखिए। वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 1, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। अगला पॉइंट आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। स्कूबा डाइवर सफर फ्रॉम बैंड्स, है ना, वो बैंड्स से सफर करते हैं। बैंड्स क्या होता है? जब स्कूबा डाइवर जो समुद्र में नीचे जाते हैं फोटो खींचने, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो गैस का इनहेल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे जाते हो, एटमोस्फेयर सी लेवल से नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा गैस का इनहेल हो जाएगा। और जब वो सरफेस की तरफ आने लगते हैं तो गैस बहुत स्पीडली रिलीज होने लग जाती है, तो बबल्स बनने लग जाते हैं ऑक्सीजन गैस के, नाइट्रोजन गैस के ब्लड के अंदर, जिसकी जो बैंड जो कि बहुत पेनफुल होता है, जिससे कि डेथ हो सकती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर आर फिल्ड विद लेस सोल्यूबल, एक बहुत ही कम सोल्यूबल हीलियम गैस की फिलिंग की जाती है। क्लाइंबर जो होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, वो सफ़र करते हैं फ्रॉम अनोक्सिया, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड बेवरेजेस। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है तभी वो उसमें घुल पाती हैं। नेक्स्ट है बेटा जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बताइए भाई टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है? अगेन देखना पड़ेगा हमें कैसा है, बट अगर हम गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सोल्यूबिलिटी घटने वाली है। एज डिजोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर। वेपर्स का प्रेशर क्या होता है भाई? जैसे आपने एक कंटेनर लिया, बर्तन लिया, चाय बनाते हैं, उसमें पानी ले लिया, गर्म कर रहे हैं, तो अगर आपने उसके ऊपर ढक्कन रखा तो वो ढक्कन हिलना स्टार्ट कर देगा। ये वेपर प्रेशर की वजह से होता है।
है ना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ठीक है। और इसके फैक्टर्स क्या हैं बेटा, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी अगर किसी भी लिक्विड की, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बहुत जल्दी वो सब्सटेंस वेपर बनाएगा, बहुत जल्दी वेपर प्रेशर भी लगेगा, बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर भी लगेगा। अगर कहीं पर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तब भी वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर कभी आपने किसी भी केस के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले लिया किसी सॉल्यूशन में, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसे कहते हैं बेटा, जो वेपर्स नहीं बनाते, तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर क्या होने लग जाता है बेटा जी, डिक्रीज होने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ किस बारे में बात करता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यही लिखा गया है, द पार्शियल वेपर प्रेशर of a component is equal to the vapor pressure of that component in pure state multiplied by the mole fraction of that component। यानी कि अगर आप PA निकालना चाहते हो तो वो लिखा जाएगा P नोट A इंटू XA, अगर आप PB निकालना चाहते हो तो P नोट B इंटू XB, कुछ भी। अगर HCl वेपर प्रेशर ऑफ HCl निकालना चाहते हो तो वो होगा इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ HCl इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। इसके बाद यहाँ पर दो तरह के सॉल्यूशंस की बात की गई, एक जिसमें वोलेटाइल सोल्यूट है, एक जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। देखो बेटा, सॉल्वेंट जनरली वाटर लिया जाता है तो वाटर तो वेपर हमेशा बनाएगा। अब वोलेटाइल सोल्यूट है तो वेपर बना सकता है, तो पीटी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, पीए प्लस पीबी, मतलब सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा और सोल्यूट पे भी डिपेंड करेगा। और अगर हम किसी ऐसे सॉल्यूशन की बात करें जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब ऐसा सोल्यूट जो वेपर बना ही नहीं सकता, तो पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी नहीं लिखा जाएगा। पीबी मतलब सोल्यूट के वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं, क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड फॉर्म में वेपर नहीं बना रहा है, तो पीए, और पीए को सिंप्लीफाई करके पी नोट इंटू एक्स ए लिखा जा सकता है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है बेटा, विच ओबे राउल्ट्स लॉ, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, विच डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ। अगर कोई राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो क्या मतलब है, पीए इज इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स ए, पीबी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, या पीटी जो होगा वो इक्वल होगा पीए प्लस पीबी के। ऑन दी अदर हैंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी कि पीए इज नॉट इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स ए, पीबी इज नॉट इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज सेम एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बीबी। यहाँ पर सोल्यूट और सोलवेंट की जो इंटरेक्शन है एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल सेम रहेगी, जैसे ए को अट्रैक्ट करता है और बी को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बेटा जी, यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज नॉट सेम एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन सेम है तो डेल्टा एच मिक्सिंग, चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग जीरो रहेगा, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम भी हो सकती है, अट्रैक्शन ज़्यादा भी हो सकती है। इवन चेंज इन वॉल्यूम पे भी यही बात है, इसमें चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इधर कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा बेटा, जब एक जैसे कंपोनेंट्स होंगे, जैसे बेंजीन एंड टोल्यूइन, हेक्सेन एंड हेप्टेन, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या बनेगा, जब बिल्कुल ही अलग तरह के कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया जाए, जैसे एसीटोन एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के फर्दर टाइप्स होते हैं बेटा, कौन कौन से भाई, एक होता है विच शो पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है विच शो नेगेटिव डेविएशन। इसको मैंने कुछ ऐसे याद रखा हुआ है बेटा, PWNS फिजिक्स वाला नाइस सर, मतलब कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको वीकर देखने को मिलेगी, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वहाँ पर आपको स्ट्रोंगर अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पर लिखा भी गया है पॉजिटिव डेविएशन में न्यू ए बी अट्रैक्शंस आर वीकर, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, वीकर होगी देन ए एंड बी। ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, न्यू ए बी अट्रैक्शंस आर स्ट्रोंगर देन ए एंड बी अट्रैक्शन। बाकी इसमें सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो जल्दी वेपर बनेंगे, जल्दी वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जो पी ए है वो ज़्यादा होगा पी नोट इंटू एक्स ए से, जो पी बी है वो ज़्यादा होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी से। और यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कम है बेटा, तो जो पी ए है वो वीकर होगा देन पी नोट ए,
लोअर होगा देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी जो है वो लोअर होगा देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, चेंज इन वॉल्यूम जो है पॉजिटिव है। यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। अगर पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो बहुत पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो वॉल्यूम स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव। अट्रैक्टिव फोर्स जहां पर होती है उन प्रोसेसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि अट्रैक्शन है तो एक्सोथर्मिक होगी और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। इधर रिपल्शन हो रही है, पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं तो डेल्टा एच क्या आएगा बेटा, इस केस में पॉजिटिव आएगा। लिखा गया है एंडोथर्मिक होती है और ये एक्सोथर्मिक होती है। ये किस तरह के एजोट्रोप्स बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बनाते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स मतलब ये जल्दी बॉइल हो जाएंगे, है ना। और जल्दी बॉइल क्यों होंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। इनका ये क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। आगे मूव करें, इथेनॉल एंड वाटर। बेटा पॉजिटिव डेविएशन में आपके जितने भी केस देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे केस देखने को मिलेंगे कि पहले उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और जब वो जुड़ गए तो उनका बॉन्ड जो है वीक हो गया। और यहाँ पर आपको कैसे केस देखने को मिलेंगे, पहले यहाँ पर वीक बॉन्ड था और जब वो जुड़े तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अराइज हो गया। जैसे क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन की बात कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म कुछ इस तरह से लिखा जाता है CHCl3, है ना। और एसीटोन को बेटा जी कुछ ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OCH3, इधर CH3, और यहाँ पर इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो गया। तो पहले इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक थी, बट जब ये पास पास आए तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो नेगेटिव डेविएशन होने लग गई। आगे मूव करते हैं, ये ग्राफ है बेटा आइडियल सोल्यूशन का, मैं थोड़े से अलग पेज पे बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये है, इधर हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इधर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट क्यों लिख रहे हो, इधर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्यों लिख रहे हो। देखो बेटा, सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा। और ये सोल्यूट है, इसके बीच में इतनी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी तो ये हायर तक जाएगा। अच्छा, इधर जाने लगेगा, जैसे जैसे ये सोल्यूट के एरिया में जाएगा इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ए का इलाका है, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू हाईएस्ट, XA1 XB 0, और यहाँ पर XA की वैल्यू 0 और XB की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। ठीक है, ये P नोट भी इसके एरिया में आते आते कम हो जाएगा और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा PT। सोल्यूशन क्या होता है, PA प्लस PB, ये PB क्या होता है बेटा P नोट B इंटू XB। इसकी वैल्यू इधर लोवेस्ट क्यों है, क्योंकि XB की वैल्यू 0 है। और यहाँ पर अगर मैं PA को लिखना चाहूँ तो ये क्या लिखा जाएगा, P नोट A इंटू XA। ये आइडियल का ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ता है तो आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हो पॉजिटिव वाले का, है ना, कि आइडियल से पॉजिटिवली डेविएट कर दो। और अगर आप नेगेटिव डेविएशन वाले का बना रहे हो तो ग्राफ को थोड़ा सा नेगेटिवली डेविएट कर दो। आगे मूव करते हैं बेटा, क्लियर है, आगे मूव कीजिए। तो एजोट्रोप्स की बात कर रहे थे, एजोट्रोप्स या फिर जिनका दूसरा नाम क्या होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है और इनकी जो कंपोजिशन होती है अभी फिक्स होती है इन वेपर फेज एज वेल एज इन लिक्विड फेज। समझाता हूं मैं तुम्हें, कोई आपने लिक्विड मिक्सचर बना लिया, है ना, और जब उस मिक्सचर में देखा तो कुछ कंपोनेंट मिले, फिर उसको गर्म किया, वेपर बने, और वेपर में से किसी को पकड़ के देखा तो उसकी कंपोजिशन सेम थी, उसके अंदर वही पार्टिकल थे जो उसके लिक्विड फेज में थे। हर जगह ऐसा नहीं होता है। अगर मैं पानी और नमक को मिला दूं और फिर उसको गर्म करने लगूँ तो आप देखोगे कि क्या होने लगेगा, पानी के वेपर बन जाते हैं, नमक के वेपर नहीं बनते। मतलब सॉल्यूशन में कुछ और कंपोजिशन है और वेपर फेस में कुछ और कंपोजिशन है। बट एजोट्रोप्स में क्या होगा बेटा, जो कंपोजिशन वेपर फेस में है वही कंपोजिशन सॉल्यूशन में भी आपको देखने को मिलेगी। यही बात लिखी भी गई है, द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर। पहली बात, इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, एंड पोसेसेस सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेस। क्लियर है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप और एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। मैंने इसको बिल्कुल सिंपली याद रखा हुआ है, मिनिमम को और मैक्सिमम को। देखिए, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि बाबू और सोना है, उन्होंने दिन रात मेहनत की और 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए, चुन्नू एंड मुन्नू। मान के चलते हैं कि बाबू ने पढ़ाई की थी 10th क्लास तक, सोना ने पढ़ाई की थी 12th क्लास तक, और इनके चुन्नू ने पढ़ाई की है 5th क्लास तक, या फिर इनके मुन्नू ने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन कर ली 15th क्लास तक, है ना, 16th भी हो सकती है कुछ केसेस के अंदर। तो देखिए, जो चुन्नू है इनसे मिलकर बना है, बट इन दोनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और मुन्नू जो है वो इन दोनों से ज़्यादा पड़ गया, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम और इसको बोलेंगे मिनिमम। जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप है वो हमेशा बनेगा पॉजिटिव डेविएशन के द्वारा, है ना, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स ऐसे सॉल्यूशन के द्वारा जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये लिखा गया है, द सॉल्यूशन विच हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, द सॉल्यूशन विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एग्जांपल क्या होगा, इथेनॉल प्लस वाटर, और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर।
आगे मूव करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहा जाता है बेटा? दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू X2। इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो बेटा आप लोग, P0A माइनस PS, इसे बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब आप इसको कंपेयर करोगे दोबारा से वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन प्योर स्टेट, तो ये बन जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम लिख देते हैं XB, और यहाँ पर इसको आगे हम करें P0A माइनस PS बाई P0A। XB को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ NB बाई NA प्लस NB। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्सप्रेस की जाती हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या सीन होगा बेटा जी? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अप्रोक्स इक्वल्स टू 0 होते हैं। तो यहाँ पर इसको 0 मान लिया जा सकता है। तो P0A माइनस PS बाई P0A इज इक्वल टू NB बाई NA। यहाँ पर P0A माइनस PS बाई P0A, NB को क्या लिखा जाएगा? WB वॉशिंग मशीन, WB बाई MB, और NA को आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा? WA, और इसका MA ऊपर की तरफ चला जाएगा। आप इसके जब भी न्यूमेरिकल करने जाओगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के, तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही रहता है। क्लियर? आगे मूव करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन से ही सब कुछ क्लियर होता है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया। किसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया? सॉल्यूशन का। किसकी वजह से एलिवेट होता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। किसके कंपैरिजन में? प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। डेल्टा TB अगर आपको कभी भी निकालना है तो ये क्या आएगा? T0B माइनस TB, वेयर T0B का मतलब क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और TB का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB M। अगर आप M को मोलैलिटी को 1 कर दोगे तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KB। बेटा जी KB का मतलब क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसे हम लोग बोल सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसे बोला जा सकता है। और इसकी जो यूनिट होती है, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इसका दूसरा नाम होता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी यूनिट आपसे पूछ ली जाती है, यूनिट ऑफ KB क्या होती है? केल्विन kg पर मोल। ठीक है, आगे मूव करो। डेल्टा TB इज इक्वल टू, आपको पता है डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है? KB इंटू M। M मीन्स मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी। वॉशिंगटन से कई बार हम MB को इधर लेके जा सकते हैं और इसको सिंपल आउट किया जा सकता है। अगर आप कभी भी ग्राफ बनाओगे बेटा तो ये ग्राफ होता है, इधर वेपर प्रेशर लिखते हैं, इधर हम लोग टेम्परेचर लिखते हैं। ये वेपर प्रेशर होता है। जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि क्या बन चुका है भाई? ये बन चुका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, इस पॉइंट पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, इसको मैं टेम्परेचर से मिला दूंगा तो ये कहलाएगा T0B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, इसको जब हमने टेम्परेचर से मिलाया ये कहलाएगा TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इनका जो डिफरेंस है डेल्टा TB, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करेंगे, TB माइनस T0B। एक खास बात आप लोग याद रखिए, वैल्यू ऑफ KB, मोलल एलिवेशन की जो वैल्यू है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। जैसे जैसे सॉल्वेंट चेंज होगा तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होने वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होने वाला है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। और क्यों कम होगा? ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, एंड दिस डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। रिप्रेजेंट करते हैं इसको डेल्टा TF से। डेल्टा TF भी देखा गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया? मोलल कंसंट्रेशन के। इसको हटाया गया तो यहाँ से कांस्टेंट आया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, वेयर KF का मतलब क्या होता है बेटा? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर आप इसके ग्राफ को समझना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा सा ग्राफ मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मिलता जुलता है। इस तरफ हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर, इस तरफ हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरफ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और यहाँ पर एक जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। देखिए, अगर किसी लिक्विड को हम कब बोलेंगे कि ये फ्रीज हो गया? जब उसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के इक्वल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा ऊपर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, हम लेके आ रहे हैं सॉलिड तक, तो इट मीन्स ये फ्रीज हो रहा है। हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे
लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, इसको हम टेम्परेचर से मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पर ये है मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इक्वल हो गए, इसको मैं टेम्परेचर से मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा टी एफ। ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे, डेल्टा टी एफ क्या हो जाता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। क्लियर है, इस तरह से ये इसका ग्राफ बनने वाला है। आगे मूव करते हैं तो ये हम लोग बात कर चुके हैं कि के एफ का मतलब होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ माइनस टी नॉट एफ नहीं होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, टी नॉट एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टी एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसके फॉर्मूले को अगर हम आगे लेके जाना चाहें, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम है, के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। हमें कई बार मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ता है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को इधर ले गए, बाकी सारे डाटा इस तरह से हो जाएगा। सेम जो के एफ है, के एफ की वैल्यू भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन केजी पर मोल। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, एक्सटर्नल प्रेशर यूज्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है। और ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है, देखिए पाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पाई इज इक्वल टू देखा गया है, पाई इज इक्वल टू होता है सी इंटू आर इंटू टी, और सी मतलब मोलर कंसंट्रेशन, तो उसकी जगह पर हम लोग एन बाई वी भी लिख सकते हैं, या फिर पाई सी की जगह पर हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, है ना, और इंटू में आर इंटू में टी। एक बात मैं बता दूं कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी, हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, उनमें से जो सबसे बढ़िया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माना जाता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को माना जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर पर भी कैलकुलेट की जा सकती है। अच्छा आगे हम बढ़े तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक। फॉर एग्जाम्पल सेलिन सॉल्यूशन जो है 0.9% सेलिन सॉल्यूशन जो है वो ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है। अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक, और अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो उसे हम लोग बोल देते हैं हाइपोटोनिक। यही लिखा गया है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो उसे हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाना। देखो बेटा एक सेटअप से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, जैसे कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, वेरी नाइस कंटेनर, ये रहा, ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पर हमने क्या लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, वेरी नाइस, यहाँ पर हमने लगा दी एक मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक छलनी की तरह होती है, जैसे हमारी स्किन भी एक छलनी है ना। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स हैं। हाई वालों में कुछ मिक्स कर देते हैं, इधर सोल्यूट भी होगा, ठीक है। इसको जनरली हम लोग सॉल्यूशन बोल देते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन है और ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। तो क्या होगा बेटा, जब ये सेटअप होता है तो फ्लो इस तरह से होता है, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन पार्टिकल्स। लो कंसंट्रेशन के पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहे होते हैं, हाई कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स की तरफ। इसको रोकने के लिए हम लोग जो प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर मैं इस प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा दूं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट इस तरफ होने लगेगी, है ना। सॉल्यूशन की साइड से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर आने लगेंगे सॉल्वेंट की तरफ, सोल्यूट इधर बचने लगेगा। यही होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका शॉर्टकट होता है आरओ। पानी की प्योरिफिकेशन के लिए इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है। व्हेन अ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट में पास फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू द सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें से सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट की तरफ आने लगेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में से जो डीसैलिनेशन की जाती है उसमें से जो नमक निकाला जाता है इसी तरह से निकाला जाता है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नाम से क्लियर होता है ऐसा मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मल ना हो। देखो बेटा, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ी जाती है, और उसमें एक बड़ी खास बात है कि हम ये मान के चलते हैं कि सोल्यूट ने ना तो एसोसिएशन शो की और ना ही डिसोसिएशन शो की, क्योंकि अगर सोल्यूट ने एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो कर दी तो थोड़े से पंगे हो जाएंगे, है ना।
क्या पंगे हो जाएंगे सर? देखो बेटा, अब मान के चलो कि एक सोल्यूट का पार्टिकल है, ठीक है, एक सोल्यूट का पार्टिकल है और आप मान के चलो कि यार ये तो घपलेबाजी करेगा नहीं, बट वो टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो उसकी वैल्यू कम होने लगेगी। और अगर कोई एसोसिएट होने लगे तो हम जो वैल्यू मान के चलो उससे ज्यादा वैल्यू आने लगेगी। यही होता है। देखिए एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है? व्हेन द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन नॉर्मली एक्सपेक्टेड वैल्यू, सच मोलिकुलर मासेस आर कॉल्ड एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास। किसी भी मोलिकुलर मास की वैल्यू डिफरेंट आने लगे, जितना हम मान के चल रहे थे नॉर्मली उससे अगर अलग आने लगती है, उसे एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास बोलते हैं। दिस इज ड्यू टू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मान के चलिए कहीं पर एसोसिएशन होने लगी, एसिटिक एसिड को जब हम बेंजीन में या बेंजोइक एसिड में डालते हैं, एसिटिक एसिड कुछ इस तरह से होता है, CH3COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो ये इस तरह से है CH3C OOH और इधर CH3C OOH, ठीक है। तो बेटा अब देखो ये जुड़ने लग गए इसके पार्टिकल्स, तो क्या आएगा? जो हम मान के चल रहे हैं, हम तो मान के चल रहे थे कि एक पार्टिकल है, बट एसोसिएशन शो कर दी तो इसकी मोलिकुलर मास जो है वो डबल आने लगेगा। ऑन दी अदर हैंड NaCl जैसे पार्टिकल हो जाते हैं, CaCl2 वाले जैसे पार्टिकल हो जाते हैं, जैसे NaCl की जो भी वैल्यू है, अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ तो ये डिसोशिएट हो जाता है, तो इसके 2 पार्टिकल बन गए, जो मैं मान के चलूँ उससे तो हाफ वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? अब यहीं से एक टॉपिक निकल के आता है वेंट होफ फैक्टर। इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? मैंने इसको सिंपली याद रखा हुआ है, नॉर्मली मैन ओबे देयर मदर, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, ठीक है। या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में उल्टा कर दो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर इसका सबसे बढ़िया क्या फॉर्मूला रहता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, कभी आपको I की वैल्यू निकालनी आ जाए। जैसे NaCl है, NaCl तो ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर? Na पॉजिटिव के अंदर, Cl नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं आपको I निकालने को बोलूँ तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन 2 है, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन 1 आ गया। जैसे मैं आपको बोलता हूँ AlCl3 के लिए I की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा बेटा? AlCl3 ब्रेक डाउन होगा, Al3 पॉजिटिव एंड 3 Cl नेगेटिव। तो यहाँ से अगर आप I की वैल्यू निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन 1 Cl है, 1 Al है एंड 3 Cl है, 4, और बिफोर कितने थे? 1। इस तरह से सिंपली वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा भाई वेंट होफ फैक्टर का? जैसे डेल्टा टी भी था, डेल्टा टी भी हम लोग KBM लिखते थे, अब उसको I से मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। डेल्टा TF था, KFM लिखते थे, I से मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। पाई था, CRT होता है, I से मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। P नोटे माइनस PS बाई P नोटे X भी होता था, I से मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि आपको बोल दिया जाए कि यार ये तो 100% डिसोसिएशन है, तो ऐसे केस में KCl की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी होगी? 2, 2 पार्टिकल्स में टूट जाता है। NaCl की 2, MgSO4 की 2, K2SO4 को अगर आप ब्रेक डाउन करो 2K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। Al2SO4 थ्राइस को अगर आप तोड़ो, ये बन जाता है 2Al 3 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव 3, ये 2 एंड 3 बेटा जिसकी वैल्यू हो गई 5। इस तरह से। अच्छा, कई बार आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन न्यूमेरिकल्स में बहुत कम आएगा बेटा। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो आप अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? I-1 बाय n-1। और अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना हो, अल्फा I-1 1 बाय n-1। इस n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी बनते हैं बाद में, या जितने भी थे एसोसिएशन से पहले, इस तरह से n की वैल्यू ली जाती है। ठीक है, I की वैल्यू अगर कभी भी 1 हो जाए, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कभी भी 1 हो जाए, अच्छा ये हो जाएगा ना I-1। जैसे NaCl है, NaCl को अगर आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर अल्फा कैसे निकाला जाएगा? I-1 बाई n, n मतलब कितने पार्टिकल्स बने हैं? 2-1। जैसे CH3C है ना, इसके 2 पार्टिकल्स होते हैं, ये कैसे बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये आपस में इस तरह से जुड़ेंगे। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू I-1 1 बाई कितने पार्टिकल्स लेके चले हो? 2-1। जनरली बेटा जब एसोसिएशन निकालते हैं जनरली इसकी वैल्यू 2 ही होती है, n की वैल्यू। ये तो कई सारी हो सकती हैं, जैसे AlCl3 के लिए 4 भी हो सकती है। ठीक है, इधर आ जाओ, I अगर 1 है मतलब नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। अगर I की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स टूटे हैं, डिसोसिएट हुए हैं। I की वैल्यू लेस देन 1 है, इट मीन्स पार्टिकल्स ने एसोसिएशन शो करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। I की वैल्यू इक्वल्स टू 1, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। I इज मोर देन 1, पार्टिकल्स अंडरगोज डिसोसिएशन। I की वैल्यू लेस देन 1 है, पार्टिकल्स अंडरगोज एसोसिएशन। सर ये कैसे बता रहे हो? देखो जैसे अभी एसिटिक एसिड की ही बात करते हैं, CH3COOH, इसको पानी में नहीं डालना, पानी में डिसोसिएट होता है, आपने इसको डालना है बेंजीन में। किस में डाल दिया? बेंजीन में। तो आप ये देखोगे ये इस तरह से हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इधर CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना,
तो आई क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आफ्टर तो 1 है, बिफोर कितने हैं 2। अब यहाँ पर एसोसिएशन हुए, पार्टिकल्स जुड़े हैं, तो इसकी वैल्यू देखो लेस देन 1 ही तो है। तो बेटा ये है सारी की सारी इसकी थ्योरी। आई होप क्लियर। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन कैसे कहते हैं? सबसे पहले इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। लाइक अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो इसका फॉर्मुला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो फॉर्मुला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। दो तीन खास बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1 एंड मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर आपको डिफाइन करने को बोला गया है मोलैरिटी को एंड मोलैलिटी को, बढ़िया रहेगा कि हम इसका डिफरेंस कर लें, क्योंकि बहुत बार इसका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ये 1 लीटर सॉल्यूशन होता है, ये 1 किलोग्राम सॉल्वेंट होता है। यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यूनिट क्या बनेंगी? मोल्स पर लीटर, और इसकी यूनिट क्या बनेंगी बेटा? मोल्स पर केजी। या फिर आप याद रख सकते हो तो याद रखिए, मोलैरिटी की यूनिट आप मोलर भी लिख सकते हो, कैपिटल एम भी लिख सकते हो, और मोलैलिटी की यूनिट आप मोलर भी लिख सकते हो या फिर स्मॉल एम भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? मोलैरिटी डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ऑन दी अदर हैंड मोलैलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पर मोलैलिटी आएगा, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। याद रखिए हमेशा मोलैलिटी को प्रेफर किया जाता है और मोलैरिटी, क्योंकि जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलती। अगर आपको कभी मोलैलिटी निकालनी है फ्रॉम मोलैलिटी, इसका फॉर्मूला रहेगा md बाई 1 प्लस mmb। ये जो md मोलैलिटी, डी डेंसिटी 1 प्लस mmb, ममता बनर्जी मैंने इसको बोल रखा है, ममता बनर्जी। और ये जो mb है, mb मतलब मोलर मास, ये आपने किलोग्राम में लेना है। और अगर आपको कभी मोलैलिटी निकालनी हो फ्रॉम मोलैलिटी 1000 इंटू m, 1000 बाई 1000 इंटू डी माइनस mmb, ये कैपिटल M। ठीक है, बस यार लगभग सेम सा ही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। 1000 इंटू एम, 1000 इंटू डी, माइनस क्या आएगा यहाँ पर? ममता बनर्जी। बस यहाँ पर कैपिटल एम लेना है, दैट इज मोलैरिटी। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? विच ओबे राउल्स लॉ। नॉन आइडियल जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता। अब क्योंकि राउल्स लॉ को ओबे करता है, आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन ऑफ ए बी जो है वो सेम रहती है एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। और यहाँ पर इंटरेक्शन ऑफ ए बी जो है वो नॉट सेम एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। ठीक है, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0 होता है, और इसमें नॉट इक्वल टू 0 होता है। ग्राफ मैंने अभी आपको बनाना सिखाया था। आइडियल सॉल्यूशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जब एक जैसे कंपोनेंट होते हैं, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, बेंजीन, टोल्विन, क्लोरोइथेन, ब्रोमीथेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से। इसमें आगे पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन भी आता है। पॉजिटिव डेविएशन आपको कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ पर वीकर इंटरेक्शन होती है, और नेगेटिव डेविएशन आपको कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ पर स्ट्रॉन्गर होती है। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उसके जल्दी वेपर बनेंगे। पी ए इज मोर देन पी नोट इंटू एक्स ए, पी बी इज मोर देन पी नोट बी इंटू एक्स बी। यहाँ पर पी ए जो है लोअर होगा देन पी नोट इंटू एक्स ए, पी बी जो है वो लोअर होगा देन पी नोट ए इंटू एक्स ए। यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आने वाला है, चेंज इन हीट पॉजिटिव आएगा, और इधर क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ सॉल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ CuNO3 ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग मशीन एक दार में देगी विमला, अगर वॉल्यूम आपको मिली लीटर में दे रखा हो, बट इस केस में आपको वॉल्यूम दे रखा है लीटर में, तो फॉर्मूला रहेगा वॉशिंग मशीन 1 बाय में VL। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम। इस सारे को जब सोल्व करके इसका मोलर मास आएगा 291 1 बाय 4.3, इसको सोल्व कर दिया जाएगा। अगला है 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। देखिए मोलैरिटी की दो और फॉर्मूले होते हैं। एक होती है मोलैरिटी की डाइल्यूशन इक्वेशन। क्या होती है भाई? डाइल्यूशन इक्वेशन। क्या होती है मोलैरिटी की डाइल्यूशन इक्वेशन? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। एक होती है मोलैरिटी की एडिशन इक्वेशन। फर्क क्या होता है दोनों में? मोलैरिटी की डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होता है कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है, जिसका वॉल्यूम है, उसमें पानी मिलाओगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मोलैरिटी पे फर्क पड़ेगा। दो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग सॉल्यूशन है जिनकी अलग अलग मोलैरिटी है, उनको मिक्स करके एक थर्ड सॉल्यूशन बनाओगे। ठीक है ना? तो मोलैरिटी की यहाँ पर एडिशन इक्वेशन बन जाएगी। एडिशन इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। इस तरह से देखिए क्या है भाई? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 फर्स्ट मोलैरिटी कितनी है? 0.5, वॉल्यूम कितना है? 30। सेकंड मोलैरिटी हमें नहीं पता, वॉल्यूम पता है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे 10 आएगा, है ना? 5 से 5 कट हो जाएगा बेटा,
ये 0 में, तो ये 0.03 सोल्व कर लेना, मैथ है, मैथ नहीं सोल्व कराऊंगा मैं। अगला है, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हुज मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास, व्हाट वुड बी मोलालिटी एंड मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है और मिलता ही है। तो बेटा 10% बाय मास का मतलब क्या है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन, या फिर 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर। 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है तो वाटर हमें 90 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि 10 ग्राम तो हमारे पास सोल्यूट है, ठीक है। और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल, डेंसिटी आपको दे रखी है। तो आप सबसे पहले मोलैरिटी निकालोगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन, नहीं मोलैरिटी निकालोगे वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट 10, मोलर मास 180, 1000 मास ऑफ सोल्वेंट इन ग्राम, जो कि आपको कितना दे रखा है बेटा 90 ग्राम। तो यहाँ से इसको सोल्व कर दीजिए, ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.26 मोलर। अब या तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो मोलैरिटी का, मोलैरिटी से md बाई 1 प्लस mb, या तो ये कर सकते हो, या फिर आप थोड़े लॉन्ग वे में जा सकते हो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, मास कितना है सॉल्यूशन का 100 और डेंसिटी कितनी है 1.2। मोलैरिटी निकाल लो, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट 10, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज 180, 1000 एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 बाय 1.2, इसको सिंपल आउट करोगे 0.66 मोलर, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 10 raised to power -2 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। If the solution contain 5.0 into 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन, then what will be the partial pressure। देखिए भाई यहाँ पर ग्राम में बात की गई है, मास और पार्शियल प्रेशर का रिलेशन तो आपको शायद याद होगा, हेनरी लॉ के दो फॉर्मूले होते हैं। एक पुराने वाला है, मास ऑफ गैस डिजोल्व इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, m इक्वल टू KHP, और जनरली हम लोग जो फॉलो करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, P इक्वल टू KHXP। आप देखो कि आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर मास में बात की जा रही है तो बेटा पहले वाले फॉर्मूले से बात करोगे, m इक्वल टू KHP, ठीक है। पहले वाले डाटा में आपको क्या दे रखा है भैया मास, और क्या दे रखा है प्रेशर, तो यहाँ से आप लोग किसकी वैल्यू निकालोगे KH की। फिर इसको सेकंड केस में पुट करोगे, सेकंड केस में आपको क्या दे रखा है मास दे रखा है, आपको निकालना है प्रेशर, P को रखेंगे और KH को पुट करेंगे, फॉर्मूला तो वही लगाया गया ना इधर भी, m इक्वल टू KHP, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा m बाय KH, m कितना है बेटा ये रहा, और KH आपने यहाँ से निकाल ही लिया था, इसको सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। H2S अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जनरली आप लोग नहीं एक्सपेक्ट करोगे कितना मुश्किल क्वेश्चन है, बट आ सकता है, आपको क्लियर होना चाहिए। डाटा उठाइए, सोल्युबिलिटी दे रखी है 0.195 मोलल। 0.195 मोलल का मतलब क्या है, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम सोलवेंट, 0.195 मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, है ना। मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको पता है कितने हैं 0.195। अब 1 किलोग्राम वाटर के अंदर मोल्स कितने होते हैं बेटा पता होना चाहिए, याद रखिए काम आएगा। अगर आपसे कभी प्योर वाटर की मोलैलिटी पूछ ले, या आपसे कभी 1000 ग्राम की वाटर के अंदर मोल्स में पूछ लिया जाए, तो ये हमेशा इतना ही आता है, ठीक है 55.55। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S जो कि 0.195 बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 0.195 प्लस 55.55, तो यहाँ से आपका ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। प्रेशर एट STP 0.987 बार होता है, या फिर आप लोग, अच्छा लाइट नहीं है नॉर्थ इंडिया में आजकल थोड़ा सा है यार, बारिश का सीन है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पावर कट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। चलिए, तो प्रेशर इतना होता है। अब इसको कर दीजिए भाई अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर, इसका दूसरा फॉर्मूला P इक्वल टू KHXP, है ना। तो KH की वैल्यू निकालनी है ना, आपको बोला गया हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा P बाय X, P 0.987 और X मोल फ्रैक्शन 0.035, तो यहाँ से 282 बार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच सुक्रोज is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius. Kb for water is 0.52 Kelvin Kg per mole। अब आपको यहाँ पर क्या क्या डाटा दे रखा है बेटा, ये हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये पूछा गया है कि यार इसमें कितना सोल्यूट हम ऐड करें कि ये बॉईल होने लग जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहले मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 500 ग्राम। डेल्टा टी बी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन का 100 है, माइनस 99.63, ये आ जाएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा है, एक डिफरेंस है, और डिफरेंस चाहे सेल्सियस में हो चाहे कैल्विन में हो वो इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 0.37 कैल्विन।
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। मोलर मास ऑफ सुक्रोज बेटा जी पता होना चाहिए, सुक्रोज मतलब चीनी, कितना होता है 342। अब यहाँ से डेल्टा टी बी निकाल लोगे, डेल्टा टी बी का फॉर्मूला लगाएंगे, निकालना तो हमें मास ऑफ सोल्यूट है। क्या होता है के बी, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, वॉशिंगटन से डब्ल्यू बी को एक तरफ ले जाओ, बाकी सारा डाटा एक तरफ हो जाएगा, है ना। एम बी उधर, डब्ल्यू ए उधर, के बी बाई 1000, और इन सबको जब आप पुट कर दोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 121.7 ग्राम। आगे मूव करते हैं। अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। बेटा जी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, मतलब दो डाटा दे रखे हैं, एक सुक्रोज का सॉल्यूशन है, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ऐसे केस में हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, हमें केएफ की वैल्यू निकालनी होती है। तो पहले हम सॉल्यूशन वाले डाटा से केएफ की वैल्यू को सोल्व करेंगे और फिर केएफ को पुट करके हम ग्लूकोज के लिए सोल्व करेंगे। देखिए 5% शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 5 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या 5 ग्राम शुगर इन 95 ग्राम वाटर। डेल्टा टीएफ अगर आप निकालोगे तो कैसे निकाला जाएगा भाई, डेल्टा टीएफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273.15, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखा जा सकता है, और ये है हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आ गया डेल्टा टीएफ 2.15 केल्विन। तो डेल्टा टीएफ पे फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा टीएफ क्या होता है के एफ एम, एम यानी मोलैलिटी, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। तो बेटा जी अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें के एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाकी सारा डाटा एक तरफ, वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास के एफ की वैल्यू आ गई। अब आप लोग डाटा सोल्व करोगे फॉर 5% ग्लूकोज सोल्यूशन। 5% ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब क्या है, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन, या फिर आप लोग लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 5 ग्राम, मास ऑफ सोल्वेंट कितना होगा बेटा 95 ग्राम, एंड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास जो होता है 180 होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, मोलर मास इसका 180 आएगा। डेल्टा टी एफ इज के एफ इंटू एम, एम यानी मोलैलिटी, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। सारी वैल्यूज पुट कर दोगे बेटा, क्योंकि अब तो के एफ की वैल्यू पुट पता है हमें, ये आ जाएगा 4.08। ये हमारे पास क्या आ गया है 4.08 केल्विन। एक्चुअल में पूरा आंसर नहीं आया है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो बेटा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, देखिए यहाँ पर डेल्टा टी एफ में क्या हो जाएगा टी नोट एफ माइनस टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टी एफ इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा टी नोट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नोट एफ कितना होता है भाई, और 273.15 माइनस 4.08 केल्विन। बेटा इसको सोल्व कर लेना, जो भी आएगा आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। अगला है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 18,500 ग्राम पर मोल इन 450 मिलीलीटर। अब देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 1 ग्राम, मोलर मास है 18,500, टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना पड़ेगा 310 केल्विन आ जाएगा, वॉल्यूम है 450 मिलीलीटर। आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 किलो पास्कल, पास्कल में करोगे तो 8.314 10 की पावर 3। फॉर्मूला लगा दीजिए पाई इक्वल टू सी इंटू आर इंटी टी, सी इज मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। अब वॉशिंग मास ऑफ सोल्यूट 1, मोलर मास 18500, 1000 वॉल्यूम इन मिलीलीटर 450 है, बाकी सारे को पुट करोगे जो भी आएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 डिजोल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75। अमाउंट हमें डब्ल्यू भी निकालना है, मोलर मास हमें CaCl2 का पता होना चाहिए, कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का 35.52 टाइम्स है। सोल्व करेंगे तो 111 आएगा। आई की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम इन लीटर भी आपको दे रखा है, पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, बट अगर आई की वैल्यू दे रखी है, अगर कभी भी हमारे पास सोल्ट वगैरह आ जाते हैं तो आई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई सी मोलैरिटी, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, तब लगता है अगर वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दे रखा हो, बट वॉल्यूम आपको लीटर में दे रखा है 1/VL, आर इंटू टी। पुट कर दीजिए बेटा, सारी की सारी हो जाएगी बात। आगे है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। मास निकालना है WB, मोलर मास एस्कॉर्बिक एसिड का हमें दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें दे रखा है, डेल्टा TF 1.5 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में भी 1.5 केल्विन ही लिखेंगे। KF आपको दे रखा है 3.9 केल्विन kg पर मोल। डेल्टा TF का फॉर्मूला KF इंटू एम, एम मोलैरिटी, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। अब देखो बेटा हमें सोल्व क्या करना है, WB को सोल्व करना है, तो WB को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे डाटा को पुट कर देंगे। कुछ क्वेश्चन शायद हमसे मिस हुए हैं, यस
वट रोल डज द मोलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर के बीच में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो जब इनको मिक्स किया जाता है तो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर हो जाते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलती है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल मॉलिक्यूल एज वेल एज इन वाटर मॉलिक्यूल। ऑन मिक्सिंग दिस सॉल्यूशन द मोलिकुलर इंटरेक्शंस आर वीकन, हैंस दे शो पॉजिटिव डेविएशन। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट रोल डज द मोलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, नहीं, इन हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये मैंने आप लोगों को क्लियर भी शायद किया था भाई, बिल्कुल किया था। क्या किया था कि व्हेन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन्स आर इंटरमिक्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, है ना, सो दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अच्छा, उसके बाद है सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग, एन हेक्सेन एन हेप्टेन। हेक्सेन भी नॉन पोलर है, हेप्टेन भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में आपको वैन डर वाल्स फोर्सेज देखने को मिलेंगी, या फिर उनको लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज बोला जाता है। I2CCl4, I2 एक नॉन पोलर है, CCl4 भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो अगेन डिस्पर्सन फोर्सेज। NaCl4 सोडियम क्लोरेट बोलते हैं इसको, इसमें Na पॉजिटिव पोर्शन होता है और ClO4 पे नेगेटिव आ जाता है, तो ये आयन है। और H2 एक पोलर सब्सटेंस है, इन पे प्रॉपर चार्ज नहीं डेवलप हो पाता है, तो यहाँ पर आयन डायपोल इंट्रैक्शन होती है। एसीटोनाइट्राइल CH3CN पोलर सब्सटेंस है, एसीटोन भी एक पोलर सब्सटेंस है। तो यहाँ पर जब दो पोलर होते हैं ना, देखिए अगर एक आयन है एक पोलर है तो आयन डायपोल होती है, जब दोनों पोलर होती है तो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होती है। वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, अल्कोहल एक पोलर सब्सटेंस है, तो यहाँ पर आपको डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन देखने को मिलने वाली है। आगे मूव करते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इफ डेंसिटी इज 20% मास बाय मास एक्वस KI इज 1.202। बहुत सारा डाटा दे रखा है। 20% KI का मतलब क्या है, 20 ग्राम KI इन 100 ग्राम सॉल्यूशन कह लीजिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन कह सकते हो, या फिर 80 ग्राम वाटर भी कह सकते हो। तो यहाँ से आपको सारे का सारा डाटा सोल्व करना है। आई थिंक सोल्व हो सकता है। मोलैलिटी निकाल लोगे, वॉशिंग मशीन एक बार में आएगी, वॉशिंगटन से वॉशिंग मास ऑफ सोल्यूट 20, मोलर मास KI का कितना आएगा 166,000, और यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट मोलैलिटी भी ऐसे निकाली जा सकती है ना, 20 मोलर मास 166,000, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम तो हमें दे नहीं रखा, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का मास बाय डेंसिटी। याद रखिए मास सॉल्यूशन का लिखना होता है, सॉल्यूशन का मास कितना है बेटा 100, और डेंसिटी ऊपर चली जाएगी। मोल फ्रैक्शन के लिए आप 20 ग्राम KI के मोल्स निकाल लोगे एंड 80 ग्राम वाटर के भी मोल्स निकाल लोगे। यही निकाला गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और यहाँ से KI की मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 0.12, जो कि KI के मोल्स हैं, और ये 4.44 0.12 सॉल्यूशन के मोल्स, इनका सम कर देंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक टाइप को हमने कवर किया है लगभग। और जाते जाते दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, प्लीज़ डिफाइन करना। और दूसरा, आप लोग मुझे बताना व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत रखिए ख्याल। हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर देना, सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो जाए। बहुत बहुत मिलते हैं, क्या रखिए। गॉड ब्लेस यू और प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।